नमस्कार विद्यार्थियों, गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की इस सीरीज में हम विकारी शब्दों के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे और विकारी शब्दों में कल हमने विशेषण टॉपिक प्रारंभ किया था और विशेषण में हमने विशेषण की परिभाषा और विशेषण के दो भेदों का अध्ययन कर लिया था। वे दो भेद थे, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। आज हम विशेषण के तीसरे भेद की चर्चा करेंगे, इसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। तो चलिए, हमारा टॉपिक जो है वो है विशेषण, और विशेषण के अंतर्गत हम सबसे पहले विशेषण के तीसरे भेद की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, माप या तौल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, परिभाषा देखिए, वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की मात्रा, माप या तौल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, यानी वे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, वे शब्द जो हैं वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब जिस प्रकार से हमने संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद पढ़े थे, उसी प्रकार से परिमाणवाचक जो विशेषण है इसके भी दो उपभेद माने गए हैं या दो उपभेद होते हैं। इसके अर्थात परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद होते हैं। देखो, वो दो उपभेद कौन कौन से हैं। तो पहला जो उपभेद है वो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा जो इसका उपभेद है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी परिमाणवाचक विशेषण जो है उसके दो उपभेद हैं, एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, दोनों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण का अर्थ अभी हमने समझ लिया, क्या होता है? मात्रा, माप या तौल जो है उसी को अपन क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत क्या आएंगे? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप, तौल या मात्रा बताते हैं,
यानी कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत वे शब्द आएंगे जो संज्ञा या सर्वनाम की कैसी विशेषता बताते हैं, माप तोल संबंधी निश्चित विशेषता बताते हैं। यानी निश्चित माप तोल संबंधी विशेषता को जो शब्द बताएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में देखिए वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम की अनिश्चित माप तोल या मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं। यानी कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत वे शब्द आएंगे जो संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मापतोल संबंधी विशेषता बताएंगे। यानी यहाँ मापतोल की यहाँ पर जो मापतोल है वो निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है, और यहाँ पर मापतोल जो है वो निश्चित होती है। देखिए उदाहरण देखिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण देखेंगे। जैसे 2 लीटर दूध, 5 लीटर पानी, 3 मीटर कपड़ा, और देखिए 10 क्विंटल गेहूँ। देखिए तो यहाँ 2 लीटर दूध, यानी दूध की जो मात्रा है वो यहाँ निश्चित है। दूध की मात्रा निश्चित है, यानी कितनी है, 2 लीटर है। तो ये कौन से में आएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। यहाँ पानी की मात्रा निश्चित है, पानी कितना है, 5 लीटर है, तो ये भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। यहाँ कपड़ा जो है, कपड़े की नाप या माप जो है वो निश्चित है, कितनी है, 3 मीटर है। और यहाँ गेहूँ जो है उसकी मात्रा निश्चित है, कितना गेहूँ है, 10 क्विंटल गेहूँ है। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण हमने पढ़े, इन सभी उदाहरणों में माप या तोल जो है वो एक निश्चित मात्रा में है, यानी यहाँ निश्चित है। अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण देखिए इसके अंतर्गत, जैसे थोड़ा सा दूध, कई लीटर पानी, बहुत लंबा कपड़ा, इसके अलावा बहुत सारा गेहूँ, देखिए यहाँ दूध, पानी, कपड़ा और गेहूँ, ये जो है इनकी मात्रा यहाँ पर निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। दूध है लेकिन कितना है, थोड़ा सा है। अब ये थोड़ा सा कितना है ये हमें पता नहीं है, मात्रा जो है इसकी निश्चित नहीं है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इधर देखेंगे पानी है, पानी जो है इसकी भी यहाँ मात्रा निश्चित नहीं है, कई लीटर पानी है, यानी फिक्स नहीं है कितने लीटर है, लेकिन अनुमान से ये कह रहे हैं कि ये कई लीटर पानी है। कपड़ा जो है वो बहुत लंबा है, अब ये कितना भी लंबा हो सकता है, निश्चित नहीं है। और बहुत सारा गेहूं की मात्रा भी यहाँ पर निश्चित नहीं है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण जो है उसको हमने अच्छे से समझा। इसमें निश्चित परिमाणवाचक जो है इसमें माप और तोल की मात्रा निश्चित होती है, जबकि अनिश्चित परिमाणवाचक में माप और तोल की मात्रा निश्चित नहीं होती है। अब हम एक बात और देखते हैं कि ट्रिक्स देखेंगे एक,
कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण इन दोनों में हम अंतर कैसे करें। संख्यावाचक विशेषण व परिमाणवाचक विशेषण में विशेषण की पहचान, कि हम इनकी पहचान कैसे करें। तो देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिनको गिना जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है, वे सभी किसके अंतर्गत आएंगे? वे सभी संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। यानी जिन भी चीज़ों को, जिन भी वस्तुओं को, जिन भी व्यक्तियों को या प्राणियों को हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 10, 1000, लाख, जितने भी, यानी जिनकी गिनती की जा सकती है, तो वे सभी किसमें आएंगे? वे सभी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और जिनकी गिनती संभव नहीं है, यानी जिनको गिनकर पता नहीं लगाया जा सकता, तो उनका पता कैसे लगाएंगे? यानी उनका पता या तो मापने से, यानी कि जिनको मापा या तोला जा सकता है, वे सभी किसके अंतर्गत आएंगे? वे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। दोबारा देखेंगे, जिनको हम गिन सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और जिनको हम गिन नहीं सकते, उनका पता या तो माप कर या फिर तोल कर लगाया जाए, उनको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? उनको परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे 5 आदमी, इधर भी मैं 5 लिखता हूँ और इधर भी मैं 5 लिखता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ आदमी और इधर मैं लिखता हूँ मीटर कपड़ा। तो देखिए, 5 आदमी जो हैं, इन 5 आदमियों को हम गिन सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से इन 5 आदमियों को हम गिन सकते हैं। तो जिनको गिना जा सकता है, उसमें कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। और जैसे यहाँ है 5 मीटर कपड़ा, तो 5 मीटर कपड़े को हम गिनकर नहीं बता सकते कि ये कितने मीटर कपड़ा है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसको मापना पड़ेगा, तब जाकर हमें पता चलेगा कि ये कितने मीटर कपड़ा है। तो जिसको माप कर पता लगाया जाएगा या तोल कर पता लगाया जाएगा, उसमें कौन सा विशेषण होगा? उसमें होगा परिमाणवाचक विशेषण। तो उम्मीद है परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण का जो अंतर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर चलते हैं अगले भेद की ओर। देखिए, चौथा भेद देखिए विशेषण का, और विशेषण का चौथा भेद है, विशेषण का चौथा भेद जो है उसे वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक या इसी का दूसरा नाम है संकेतवाचक। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण देखिए क्या होते हैं। परिभाषा देखेंगे, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा से
ठीक पहले आकर, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा से ठीक पहले आकर, ठीक पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, उसकी ओर संकेत करते हैं, या उसकी विशेषता बताते हैं, या उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, वे सर्वनाम शब्द, कौन से शब्द? सर्वनाम शब्द। वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा से, यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा से ठीक पहले आकर क्या करते हैं? उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं या उस संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे यह पुस्तक मेरी है। एक और उदाहरण देख लो, वह लड़का आलसी है। देखो, दोनों उदाहरण देखेंगे, यह और पुस्तक, वह और लड़का। तो इसमें संज्ञा देखेंगे कौन कौन सी है। इनमें पुस्तक क्या है? इसमें संज्ञा है, और यहाँ लड़का क्या है? संज्ञा है। और इस संज्ञा से पहले, यहाँ इस संज्ञा से तुरंत पहले यहाँ क्या आया है? सर्वनाम आया है। कौन सा? यह। और यहाँ भी क्या आया है? सर्वनाम आया है। तो परिभाषा में हमने पढ़ा कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा से ठीक पहले आकर, तो यहाँ दोनों ही सर्वनाम शब्द जो हैं वो संज्ञा से पहले आए हैं, और पहले आकर क्या कर रहे हैं? ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा क्या है? पुस्तक की। यह पुस्तक किसकी है? मेरी है। इस पुस्तक की ये क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। और वह शब्द जो है ये भी संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि वह लड़का, यानी वह जो लड़का है वो कैसा है? आलसी है। तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे जो सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से ठीक पहले आते हैं और पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो ऐसे जो सर्वनाम शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद अपन एक महत्वपूर्ण बिंदु समझते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ये दोनों जो है इनमें छात्र बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इन दोनों में अपन अंतर देखेंगे कि अंतर क्या है। निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखिए कि दोनों में हम अंतर कैसे करें। तो इसके लिए हम एक उदाहरण से इन दोनों को समझेंगे। जैसे देखिए, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, यह पुस्तक मेरी है। तो अब इन दोनों वाक्यों में हम ये देखेंगे कि कौन सा तो निश्चयवाचक सर्वनाम है और कौन सा इसमें से संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। तो देखिए, यहाँ देखिए, यह जो है यह क्या है? ये सर्वनाम है, और पुस्तक जो है ये क्या है? संज्ञा है।
ये तो है सर्वनाम और ये है संज्ञा। उसी प्रकार से नीचे वाले उदाहरण में देखेंगे, यह क्या है, यह सर्वनाम है और पुस्तक क्या है, संज्ञा है। अभी हमने सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि संज्ञा से ठीक पहले अगर सर्वनाम आता है तो वो क्या होता है, वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ संज्ञा है पुस्तक और पुस्तक से पहले क्या आ रहा है, यहाँ देखो, यानी यह सर्वनाम जो है ये संज्ञा से ठीक पहले नहीं आ रहा है, तो यानी यहाँ संज्ञा से ठीक पहले संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जबकि नीचे वाले उदाहरण में हम देखेंगे, इसमें संज्ञा से ठीक पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है। यहाँ संज्ञा से ठीक पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, इसलिए संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम है, इसलिए ये क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। तो इस उदाहरण के माध्यम से हमने, इन उदाहरणों के माध्यम से हमने निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर जो होता है उसको अच्छी प्रकार से हमने समझ लिया है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखते हैं हम प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। देखो, तो प्रयोग के आधार पर विशेषण जो है उसके कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण जो होता है उसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ये दो भेद कौन कौन से हैं। नंबर एक जो होता है वो होता है विशेष्य विशेषण। कौन सा होता है, विशेष्य विशेषण। और दूसरा जो भेद होता है उसे अपन कहते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। दोनों को समझते हैं एक एक करके कि विशेष्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। देखिए, विशेष्य विशेषण की बात करते हैं पहले। जब विशेषण विशेष्य से पहले आता है, जब विशेषण विशेष्य से पहले आता है तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और विधेय विशेषण क्या होता है, देखिए, जब विशेषण विशेष्य के बाद आता है, जब विशेषण विशेष्य के बाद आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण कहते हैं। यानी जब विशेषण विशेष्य से पहले आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम
उद्देश्य विशेषण कहेंगे, और जब विशेषण विशेष्य के बाद आएगा तो उसे हम विधेय विशेषण कहेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे देखिए उदाहरण देखेंगे, जैसे वह चालाक लड़का है। इधर भी एक विशेष उदाहरण देखते हैं, वह लड़का चालाक है। देखिए यहाँ पर हमने विशेष्य विशेषण के अंतर्गत हमने लिखा है कि जब विशेषण विशेष्य से पहले आता है, जब विशेषण विशेष्य से पहले आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य विशेषण कहते हैं। अब जब विशेषण टॉपिक हमने प्रारंभ किया था तब हमने विशेष्य देखा था कि विशेष्य किसे कहते हैं, यानी कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। तो देखिए इसमें विशेष्य क्या है, इसमें विशेष्य जो है वो है लड़का, यानी लड़का क्या है, इसमें विशेष्य है। और चालाक क्या है, चालाक इसमें विशेषण है। तो इस वाक्य में विशेषण जो है वो विशेष्य से क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, यानी इसमें विशेषण विशेष्य से पहले आने के कारण यह वाक्य कौन सा है, यह यानी यह विशेषण कौन सा है, यह विशेषण विशेष्य विशेषण है। दूसरे वाक्य को देखते हैं, दूसरे वाक्य में लड़का जो है ये क्या है, विशेष्य है, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम ही क्या होता है, विशेष्य होता है। तो लड़का विशेष्य है और चालाक जो है वो क्या है, ये विशेषण है। तो इस वाक्य में हम देखेंगे कि पहले क्या आ रहा है, पहले विशेष्य और उसके बाद क्या आ रहा है, विशेषण, यानी विशेष्य के बाद जब विशेषण आता है तो वो कौन सा होता है, वो विधेय विशेषण होता है। तो प्रयोग के आधार पर ये जो विशेषण के दो भेद होते हैं, ये दोनों भेद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम अंत में हम देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं हम देखते हैं कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं, देखिए विशेषण जो होता है, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाएं, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। वो तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उनको हम देखेंगे। नंबर एक है मूलावस्था। कौन सी अवस्था, मूल अवस्था। मूलावस्था पहली तो है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और तीसरी जो है वो है उत्तमावस्था। कौन सी है, उत्तमावस्था। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। नंबर एक मूलावस्था, नंबर दो उत्तरावस्था और नंबर तीन उत्तमावस्था। तीनों को समझते हैं। देखो मूलावस्था क्या होती है। मूलावस्था के अंतर्गत एक की ही विशेषता बताई जाती है। यानी मूल अवस्था जो होती है इसमें केवल एक की ही विशेषता बताई जाती है। उत्तरावस्था जो होती है, उत्तरावस्था में क्या होता है, दो की तुलना करके, दो के मध्य तुलना करके एक उनमें से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। श्रेष्ठ बताया जाता है। और उत्तमावस्था जो होती है, उत्तमावस्था में क्या होता है कि बहुतों की तुलना करके,
बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, श्रेष्ठ बताया जाता है। मूलावस्था में केवल एक की ही विशेषता बताई जाती है, उत्तरावस्था में दो के मध्य तुलना की जाती है और उन दोनों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। और उत्तमावस्था जो होती है इसमें बहुत सारों के मध्य तुलना की जाती है और उन बहुत सारों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे देखिए अपन उदाहरण देखेंगे कि जैसे उदाहरण देखेंगे राम चतुर है, राम क्या है, चतुर है। तो इसमें केवल राम की बात हो रही है कि राम जो है वो क्या है, चतुर है। इसी को अगर उत्तरावस्था में हम लेंगे तो इसमें अपन देखते हैं राम श्याम से अधिक चतुर है। या इसी को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, राम श्याम से चतुरतर है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरी उत्तमावस्था में हम देखेंगे राम सबसे अधिक चतुर है, राम सबसे चतुर है। इस तरीके से लिखेंगे अपन कि राम सबसे चतुर है, सबसे चतुर है। या इसी वाक्य को अपन लिख सकते हैं राम चतुरतम है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए अब इसमें अपन क्या करेंगे, उत्तरावस्था जो होती है, उत्तरावस्था की एक ट्रिक है कि जिन शब्दों के अंत में तर आएगा वो विशेषण की कौन सी अवस्था में आएंगे, उत्तरावस्था में। और जिनके अंत में तम आएगा वो किस में आएंगे, उत्तमा अवस्था में आएंगे। और जिनके अंत में न तर है न तम है वो किस में आ जाएंगे, मूलावस्था के अंतर्गत आ जाएंगे। एक दो उदाहरणों से इसको समझते हैं। जैसे अपन यहाँ लिखते हैं श्रेष्ठ जो है ये मूलावस्था है विशेषण की। इसी को अगर हम उत्तरावस्था में लिखेंगे तो ये हो जाएगा श्रेष्ठ तर। क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ तर। और उत्तमावस्था में ये हो जाएगा श्रेष्ठतम हो जाएगा। इसके अलावा एक और देख लो, जैसे लघु जो है ये विशेषण की मूलावस्था है और उत्तरावस्था में ये हो जाएगा लघुत्तर। और उत्तमावस्था में हो जाएगा लघुतम। तो उम्मीद है यानी कि उत्तरावस्था के अंतर्गत शब्दों के अंत में तर आता है और उत्तमावस्था में अधिकांश शब्दों के अंत में तम आता है। तो हमारा विशेषण का जो टॉपिक है वो आज पूरा होता है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।